प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीएड तृतीय वर्ष लेंगे हम शिक्षा से मुद्दे से संबंधित पाठ्य पुस्तक के अध्याय प्रकरण मुस्लिम काल एवं शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। इस समय में शिक्षा का क्या स्तर था और कैसी शिक्षा की व्यवस्था थी, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, इस काल को एक आक्रमणकारी काल भी कहा गया है। इस काल को आक्रमणकारी काल कहने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि इस काल में बाह्य आक्रमण बहुत ज़्यादा होते थे और बाह्य आक्रमण होने के कारण शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः भारत में चौपट ही थी। उसके पीछे बाहरी आक्रमण प्रमुख रूप से जिम्मेदार थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सन 1192 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करते ही यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। कहने का तात्पर्य ये है कि मुस्लिम साम्राज्य की नींव सबसे पहले मोहम्मद गोरी द्वारा भारत में रखी गई और लगभग ये इनका शासन 600 वर्षों तक भारत में रहा। मुगलों ने यहाँ पर शासन किया और साथ ही साथ मुगलों ने कभी भी शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास नहीं किया, लेकिन फिर भी इनके कई शासक ऐसे भी थे जिन्होंने शिक्षा की तरफ ध्यान भी दिया और शिक्षा के हित में कई प्रकार के कार्य भी किए। शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास भी किया और उनमें से मोहम्मद गयासुद्दीन तथा मोहम्मद गोरी की भूमिका भी प्रमुख रूप से रही। अपन अगर बात करते हैं कि भारत में प्रथम शिक्षा के केंद्र या मुगल काल में शिक्षा के केंद्र क्या थे और शिक्षा की स्थिति क्या थी, तो प्रमुख रूप से प्रथम मदरसा जो मोहम्मद गोरी द्वारा 1911 में अजमेर में स्थापित किया गया था, जिसमें प्राय मुगल कालीन शिक्षा दी जाती थी तथा फारसी भाषा में बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान था। मदरसों के अंदर अक्सर मुस्लिम बच्चों को ही शिक्षा दी जाती थी। तो अपन बात करें तो मोहम्मद गोरी के शासनकाल में पहला मदरसा 1911 में अजमेर में स्थापित किया गया था। उसके बाद लंबे समय के अंतराल के बाद मुस्लिम काल में दूसरी अगर बालिका शिक्षा की अपन बात करें, विशेष रूप से अपन आज बालिका शिक्षा के संदर्भ में ही पढ़ रहे हैं। मुस्लिम काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी और बालिका शिक्षा का क्या स्तर था, तो यहाँ पर सन 1469 से 1500 के मध्य गयासुद्दीन ने बालिका मदरसे की भी स्थापना की थी और बालिका मदरसा की स्थापना करने का उनका उद्देश्य ये था कि मुस्लिम बालिकाओं को भी सामान्य अर्थात प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त हो। ये तो बात मोटे तौर पर अपन ने मुस्लिम काल में शिक्षा की स्थिति के बारे में की कि मुस्लिम काल में शिक्षा की क्या स्थिति थी और किस प्रकार शिक्षा का स्तर था, इसके बारे में अपन ने सामान्य तौर पर ये बात की है। लेकिन अब अपन बात करते हैं कि इस काल के में मुस्लिम काल की स्थिति और मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की, उस समय यहाँ पर कई वंशों ने 600 वर्ष तक शासन किया। उसमें से प्रमुख थे खिलजी, तुगलक, सैयद, मोदी। ये सभी 600 वर्षों तक भारत में शासन करके गए तथा मुस्लिम संस्कृति ने भारतीयों के साथ इस प्रकार घुल मिल गए कि वो भारतीय संस्कृति के एक अंग बन गए। मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली की थी जिसका भारत में प्रत्यारोपण करना था कि मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विदेशियों का भी प्रमुख हाथ था और दूसरा उद्देश्य ये था कि मुस्लिम धर्म का देश में प्रचार करना। विशेष तौर पर कई मतबों में प्राथमिक शिक्षा और मदरसों में उच्च शिक्षा भी दी जाती थी, जिसमें मदरसा मोइजी, मदरसा नसीरिया, मदरसा सुल्तान इल्तुतमिश, मदरसा होजी, मदरसा फिरोज शाह और मदरसा हुमायूं इस समय के प्रसिद्ध मदरसे थे जिसमें मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। मुस्लिम काल में अपन बात करें तो स्त्री पर्दा के कारण शिक्षित नहीं हो पाई थी स्त्रियां, कि अल्प आयु में ही
बालिकाएं मकतबों में जाकर के शिक्षा ग्रहण करती थी और उम्र बढ़ने के बाद उनके ऊपर विशेष रूप से पाबंदियां लगाई जाती थी और उन्हें बाल विवाह कर दिया जाता था। और विशेष रूप से इस काल में, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दोगे, इस काल में राजघराना और कुलीन वर्ग की स्त्रियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जाती थी। व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का तात्पर्य यह है कि इनके जो गुरु होते थे या मदरसों के जो भी मौलवी होते थे वो घर जाकर के शिक्षा प्राप्त करते थे। यहाँ पर एक प्रसिद्ध शिक्षा के विचारक ने भी कहा, डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने कहा था कि निजी और घर के में बालिकाओं को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मकतब थे, जहां अधिक आयु की बालिकाएं महिलाओं को कुरान, गुलिस्ता, बोस्तवान और सदाचार की पुस्तकें पढ़ाई जाती थी। यानी शिक्षा का माध्यम और शिक्षा देने का स्तर यही था कि धर्म से संबंधित ही इनको पढ़ाना, उसके अलावा दूसरी किसी भी भाषा या संस्कृति का ज्ञान नहीं दिया जाता था, क्योंकि इस समय मुगलों का शासन होने के कारण प्राय मुगल काल में महिलाओं को धार्मिक शिक्षा ही दी जाती थी और अधिक से अधिक मुगलों को शिक्षा प्राय मुगल कालीन शिक्षा ही दी जाती थी, जिससे मुगल साम्राज्य का विकास हो तथा मुस्लिम धर्म का प्रचार हो। इसके साथ साथ व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली शिक्षा में धर्म की प्रधानता होती थी कि धर्म की शिक्षा सबसे पहले दी जाती थी। साथ ही साथ नृत्य, संगीत और ललित कलाओं की भी शिक्षा देता है। छोटे बड़े संगीत सिखाना, नृत्य करना सिखाना तथा विभिन्न प्रकार की कलाओं के बारे में भी इनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। स्त्रियों की शिक्षा में पहल करने तो गियासुद्दीन तुगलक थे, जिन्होंने सबसे पहले सारंगपुर के मध्य बालिकाओं को ध्यान में रखते हुए नृत्य और मदरसे की स्थापना की, जिसमें फरिश्ता के अनुसार, देखिए फरिश्ता ने इसके बारे में ये कहा था कि जब इन्होंने बालिका शिक्षा संबंधी केंद्र खोले थे तो फरिश्ता ने ये कहा था कि इस मदरसे में बालिकाओं को नृत्य, संगीत, सिलाई, बुनाई, बढ़ईगिरी, सुनारगिरी, लोहारगिरी, जूते बनाना, मखमल बनाने, युद्ध कला, रण क्षेत्र कला आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी, क्योंकि उस जमाने में शिक्षा का माध्यम यही हुआ करता था और शिक्षा देने का स्तर भी यही था। उनकी शिक्षा का भार उनके अभिभावकों को वहन करना पड़ता था। अंततः केवल धन संपन्न व्यक्ति ही बालिकाओं को विद्यालय भेज सकते थे। सामान्य वर्ग का कोई भी व्यक्ति चाहे मुस्लिम होने पर भी अपनी बालिका को शिक्षा नहीं दे पाता था, क्योंकि शिक्षा उस समय थोड़ी खर्चीली थी और मदरसों में अपनी रुचि अनुसार शिक्षा प्राप्त करने की छूट थी। लेकिन इल्तुतमिश की एक बार पुत्री रजिया शिक्षा का उचित प्रबंधन किया। उसने योग्यता के आधार पर उत्तराधिकारी भी नियुक्त किए और बाबर की पुत्री जो गुलबदन बेगम थी वो भी महिला थी। उसने हुमायूं नामा की लेखिका थी, क्योंकि उसने हुमायूं नामा लिखा था तो वो शिक्षा के क्षेत्र में पारंगत थी। और हुमायूं की भतीजी सलीमा सुल्तान भी थी, वो श्रेष्ठ कवयित्री और उच्च शिक्षित महिला भी थी। और ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे अकबर ने स्त्री शिक्षा में पुरुषों के समान अधिकार भी प्रदान किए थे, लेकिन लंबे समय तक ये इस काल में अधिकार नहीं चल सके। उसके साथ साथ जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने फारसी और अरबी भाषा की भी ज्ञाता थी, जो शासन संभालने के कार्य में निपुण थी। और उसके साथ अगली अपन बात करें औरंगजेब की, जो जिसकी सबसे बड़ी पुत्री जैब-उन-निसा जो फारसी, अरबी और कैलीग्राफी में निपुण थी, उसने अपनी कला को व्यावसायिक रूप प्रदान किया और कवि और लेखकों को भी उसने रोजगार प्रदान किया था, क्योंकि वो अपनी कला दूसरों को भी सिखाना चाहती थी। इस कारण से रोजगार प्रदान उनके द्वारा किए जाते थे। उसके अलावा उपयुक्त अन्य प्रकार की शिक्षाओं में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी एक प्रकार का मुस्लिम काल हास का ही काल था, यानी पतन का ही काल था। इसमें विशेष रूप से मुस्लिम साम्राज्य को बढ़ावा देने का ही प्रावधान था। दूसरे अन्य किसी भी प्रकार के धर्म या धार्मिक लोगों को शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। अब अपन बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी कारण थे जिस कारण से राजघरानों की महिला भी असुरक्षित थी तथा भयाकांत हो गई। मध्यकाल समाज में स्त्रियों की स्थिति निम्न होने के पीछे क्या कारण था और ऐसी कौन कौन से खिलवाड़ थी जिस कारण से महिलाओं को प्राय शिक्षा से वंचित रखा जाता था। पुरुष तो फिर भी शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, लेकिन महिलाओं द्वारा शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती थी। इसीलिए अपन बात करते हैं कि
महिलाओं को शिक्षा नहीं देने के पीछे मध्यकाल में अर्थात मुस्लिम काल में ऐसे कौन कौन से कारण जिम्मेदार है? पहला कारण है स्त्रियों को भोग तथा विलास की सामग्री मात्र समझा जाता। देखिए, मुस्लिम काल में स्त्रियों को भोग और विलास की वस्तु समझा जाता। राजा महाराजा ये चाहते थे सिर्फ स्त्रियां भोग विलास की वस्तु है, सिर्फ मनोरंजन की वस्तु है। इस कारण से शिक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं होता था और प्राय लोग उसे भोग विलास की वस्तु समझते थे, जिस कारण से स्त्रियों को शिक्षा नहीं प्राप्त होती थी, समान रूप से शिक्षा भी प्राप्त नहीं हुआ करती थी और शिक्षा से निरंतर महिलाएं वंचित रहती। दूसरा जो प्रमुख कारण के रूप में समस्या थी वो है स्त्रियों को आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं। देखिए विद्यार्थियों, मुस्लिम काल में आर्थिक संबंधी कोई भी फैसला लेने का महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं था। किसी भी तरह से महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी, न ही महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे। जो भी निर्णय होता था आर्थिक संबंधी वो पुरुष ही उस बारे में निर्णय लेते थे, महिलाओं को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। स्त्रियों को घर की चार दीवार पर्दे में रहना पड़ता था। देखिए, मैंने आपको पहले भी बात की विद्यार्थियों की पर्दा प्रथा मुस्लिम काल से ही प्रारंभ थी। स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता था और पर्दे में ही रह करके उसे कार्य करना होता था। ये पर्दे की वस्तु समझी जाती था। भोग विलास की वस्तु समझने के कारण महिलाओं को पर्दे में ही रखा जाता था। ऐसी स्थिति में प्राय पर्दा प्रथा का प्रचलन ज्यादा था। अगली बात है, स्त्री अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं थी। कोई भी निर्णय लेने में स्त्री प्रमुख रूप से स्वतंत्र नहीं होती थी। किसी भी निर्णय को लेने समय विद्यार्थियों उस समय में महिलाओं को पुरुष पर निर्भर रहना होता था। महिला अपने स्वविवेक से कोई भी निर्णय लेने की उसे आज़ादी प्राप्त नहीं थी। इस कारण से महिला को निर्णय लेने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। स्त्रियों और पुरुषों के नियंत्रण अनुमति के रूप में कार्य भी करती थी कि बिना अनुमति के अर्थात पुरुष की अनुमति के बिना महिलाओं को कोई भी कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। जब तक पुरुष अधिकार से वंचित रहते थे या महिलाओं को इस प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे तब वो अधिकार प्राप्त नहीं कर पाती थी। और उसके अलावा स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा हीन समझा जाता था। देखिए, ये जो काल था 1192 से लेकर के 600 वर्ष तक जिन सम्राटों ने भारत में शासन किया, सभी ने प्राय महिलाओं को तजुर्बा महत्वपूर्ण नहीं दिया। हमेशा महिलाओं को हीन ही समझा जाता था, हीन भावना से देखा जाता था और हीन ही समझा जाता था। इस कारण से महिलाएं पूर्ण रूप से स्वयं को हीन समझती थी। सामाजिक कार्यों में स्त्रियों की सहभागिता को उचित भी नहीं समझा जाता था। इस काल में सामाजिक कोई भी कार्य जो होता था उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था। अतः समाज में कोई भी या घर में महत्वपूर्ण कार्य होता था उसमें स्त्रियों की राय नहीं ली जाती थी। इस कारण से महिलाएं इस चीज को गंभीरता से लेती थी और महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदत्त नहीं थी। उसके अलावा देखिए, स्त्रियों के ऊपर तरह तरह की पाबंदियां भी लगाई जाती थी। मुस्लिम काल की अपन बात करें तो स्त्रियों के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां भी लगाई जाती थी कि वो बिना किसी पुरुष की आज्ञा के कोई भी कार्य नहीं कर सकती है, न ही पुरुष के निर्णय लिए बिना वो अपने स्वविवेक से कोई कार्य कर सकती है। इसीलिए जाहिर सी बात है कि पुरुष हमेशा महिला की बात माने न माने, लेकिन महिला को पुरुष की बात माननी पड़ती थी। इस स्थिति में महिला और पुरुष का आपसी सामंजस्य होता था। उसके बाद स्त्रियों को उत्तराधिकार भी प्राप्त नहीं थे। देखिए, जैसे किसी सम्राट की बहुत सारी बालिकाएं हो और जब सम्राट की मृत्यु के पश्चात उसे उस पद पर आसीन करने योग्य समझा जाए, लेकिन स्थिति कुछ ये होती थी कि उन्हें ऐसी कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे कि महिला उत्तराधिकारी बन सके, पुरुष ही उस जगह उत्तराधिकारी बनता था। ये एक पुरानी परंपरा और अंधविश्वास इस काल का अपन कह सकते हैं। उसके अलावा
स्त्रियां कार्य क्षेत्र चार दीवारी घर के कार्य तक सीमित रहती थी और उस घर कार्य में ही ज़्यादातर रहने के कारण स्त्रियों को प्राय घर का काम ही करना होता था। अब हम इस संबंध में अगर बात करें कि स्त्रियों की दशा ऐसी 600 वर्षों तक रहने के बाद में उसे किसी प्रकार का बदलाव या चेंजिंग नहीं आया, इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारक थे। जैसे पुरुष स्वयं ये नहीं चाहते थे कि महिला हमेशा आगे बढ़े और इस समय ये भी बोलबाला था कि अगर महिला किसी प्रकार से पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त कर लेगी तो हो सकता है पुरुषों को कई अधिकारों से वंचित भी रहना पड़ सकता है। लेकिन इस स्थिति के अनुसार कई बार ऐसा होता